Hello, guys, and welcome to the lecture number 4 of waves. अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वेव्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बेसिक बातें कंप्लीट कर ली थी. देन ऑन द सेकंड लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ वेव, और उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का लेक्चर किया था जिसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में रिफ्लेक्शन को कंप्लीट किया था. आज हम जो बात करेंगे दैट वुड बी अंडर द हेडिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स. और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इट्स जनरली वेरी इंपॉर्टेंट. इसके क्वेश्चंस जो है समवट टेक्निकल होते हैं, एंड देन स्टूडेंट्स स्टार्ट टू फील अ लिटिल लाइक डिफिकल्टी थोड़ी हो जाती है उनके लिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर. रिफ्रैक्शन को अगर हम शुरू करें तो व्हेन वेव्स ट्रेवल थ्रू वन मीडियम टू अनदर दे आर रिफ्रैक्टेड. वन मीडियम टू अनदर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी वाटर वेव्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो अगर डीप से शैलो डेप्थ चेंज करें, डेप्थ चेंज हो रही हो वाटर वेव्स की, तो वो रिफ्रैक्ट करती हैं. एंड द टर्म रिफ्रैक्ट का मतलब होता है स्पीड का चेंज होना, जिसकी वजह से उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है. याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन इज बेसिकली व्हेन एवर वाटर वेव्स, अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ सिंस हमारा जनरल वेव प्रॉपर्टीज का चैप्टर है, रिफ्रैक्शन लाइट की अदर साउंड की भी होती है, बट अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वाटर वेव्स की बात कर रहे हैं. तो जस्ट अब अगर मैं वाटर वेव्स हूँ तो जब भी वाटर डीप रीजन से शैलो रीजन में या फिर शैलो से डीप रीजन में मूव करता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डेप्थ, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स चेंज होती हैं. वेव फ्रंट्स की जो हमारे पास वेवलेंथ होती है उस पर भी इसकी वजह से चेंज देखने को नजर आता है, देखने को मिलता है. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव. इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ वेव का नाम देते हैं. अच्छा गाइस, अगर आपको मेरी बात इतनी हद तक समझ आ रही है तो लेट्स डिस्कस दिस. आपके सामने एक टॉप व्यू है रिपल टैंक का. एक रिपल टैंक डेफिनेटली हम लोगों ने डिस्कस किया था. अगर एक रिपल टैंक के अंदर मैं यहाँ पे एक नीचे ग्लास ब्लॉक रख दूं, मेकिंग दिस रीजन अ डीपर रीजन एंड दिस रीजन अ शैलोअर रीजन. सिमिलरली अगर आप इसको ऐसा समझ लें कि अगर मैं इसके साइड व्यू पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक ब्लॉक रख लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या कि ये वाला रीजन जो होगा दिस वुड बी अ डीप रीजन एंड दिस वुड बी अ शैलोअर रीजन. तो यही सेम काम कर रहे हैं हम लोग. एक रिपल टैंक के अंदर एक साइड ऑफ द रिपल टैंक पे एक ब्लॉक रख रहे हैं ताकि डिफरेंस इन डेप्थ क्रिएट की जा सके. जब भी आप इस डिफरेंस इन डेप्थ पे एक वाटर वेव आ रही हो जिसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, लेट्स सपोज लैम्डा 1, तो जब वो डीप से शैलो रीजन में मूव करेगी तो यू वुड ऑब्जर्व अ डिक्रीज इन वेवलेंथ. तो अगर मैं इस वेवलेंथ को लैम्डा 1 का नाम दे रहा हूं और इस वेवलेंथ को लैम्डा 2 का नाम दे रहा हूं, तो यू वुड ऑब्जर्व कि लैम्डा 1 वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन लैम्डा 2 बिकॉज वेवलेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डीपर रीजन. तो ये बात आपने याद रखनी है कि डेप्थ जब कम होती है तो वेवलेंथ कम होती है, स्पीड भी कम होती है. और जब डेप्थ इंक्रीज होती है, अगर ये अदर वे अराउंड होता, इफ द वेव वुड हैव बीन मूविंग दिस वे, तो उस सूरत में जब हम लोग बात कर रहे होते तो अगेन वेवलेंथ इंक्रीज होती हुई हमें नजर आ रही होती, और अगर वो इस रीजन में जा रही होती डीप से शैलो तो वेवलेंथ हमें डिक्रीज होती हुई नजर आ रही होती. तो ये हमारे पास फिनोमेना है जो कि हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से पढ़ते हैं. अच्छा, अब क्या होता है कि अगर ये जो मेरा ब्लॉक है रिपल टैंक के अंदर, अगर मैं इस तरीके से एक एंगल पे ब्लॉक रख दूं, एक एंगल पे डेप्थ को चेंज करता हूं, तो दिस वुड अलाउ द रिफ्रैक्टेड रे टू बेंड. जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे, नहीं यहाँ पे वेव कर देता हूं, रिफ्रैक्टेड वेव जो होगी वो बेंड करेगी एक्चुअल में जब हमारे पास एक एंगल पे कोई ना कोई जो है ब्लॉक रखा होगा जिसकी वजह से डेप्थ चेंज हो रही होगी. इफ ब्लॉक is placed at an angle, wave will bend. And इस वेव की बेंडिंग पे हम थोड़ा तस्करा करने लगे हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमारे पास, मैं इसको पढ़ाने के लिए एक अपना बनाया हुआ एक मेथड यूज करता हूं, रनार का. RNAR, रनार. देखते हैं यार ये क्या मेथड है, इंजॉयमेंट आएगी, आपको समझ आएगा. आपके एग्जाम पेपर के अंदर
बताया गया होगा कि डीप वाटर में वेव्स बन रही थी एंड देन दे आर रीचिंग द शैलोअर रीजन। आपको शैलो रीजन पे ब्लॉक बता दिया इस तरीके से पड़ा हुआ। डेफिनेटली ये बात तो कंफर्म है कि दैट द वेवलेंथ वुड रिड्यूस बिकॉज डीप से शैलो रीजन में जाने में वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली अब ये शैलो से डीप रीजन में जा रहा है, यहाँ पे भी डेफिनेटली वेवलेंथ अब इंक्रीज हो जाएगी। एंड देन अगेन मैंने ये 3 केस सिनेरियोस बनाए हुए हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे। अच्छा, अब हमारे पास जब भी याद रखिएगा कि जब हमारे पास वेव डीप से शैलो रीजन में ट्रेवल कर रही होती है, जब भी वेव हमारे पास डीप से शैलो रीजन में ट्रेवल करती है तो उसकी वेवलेंथ कम हो रही होगी, हम लोगों ने डिस्कस किया। उसकी स्पीड कम हो रही होगी, हमने डिस्कस किया। उसकी डेप्थ डेफिनेटली कम हो रही होगी, तभी वो शैलो रीजन में जा रही, शैलो रीजन में डेप्थ कम है। एंड द वेव टेंड्स टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे अब इनपुट होता है हमारे टर्म रनार का। आपको एग्जाम में एक रे दी होगी या नहीं भी दी होगी तो आपको याद रखिएगा जब वेव फ्रंट्स क्यों बन रहे हैं तो वेव इज कमिंग लाइक दिस। तो इस रे को आप स्ट्रेच करोगे स्ट्रेट टिल द बाउंड्री। दैट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। अगली टर्म एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। आप जब आप रे को स्ट्रेच कर चुके हो, ठीक है, रे को आपने स्ट्रेच कर दिया है, एरो आप बना चुके हो, यहां पे आप स्केल लोगे। यू मेक श्योर दैट यू यूज अ रूलर, और जहां पे भी रे हिट कर रही है देन यू विल मेक अ 90 डिग्री नॉर्मल एट एग्जैक्टली दैट पॉइंट। एंड आप यहां पे एक नॉर्मल बना लोगे, वट एवर पेन योर चॉइस, आप एक नॉर्मल बना लोगे। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एंगल। अब आप एंगल जो है इंसिडेंट और रे और नॉर्मल के दरमियान, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नाप कर दोगे। ये वाली चीज है इसको मैं रे का नाम दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना कि जब डीप से शैलो रीजन में जा रही है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो डीप से शैलो रीजन में अब एक्चुअली में जो ये रे थी इट वाज सपोज टू, डॉटेड में देखिएगा, सपोज टू गो स्ट्रेट, ये यूं जानी चाहिए थी, बट व्हाट एक्चुअली वुड हैपन दैट इट वुड टर्न टूवर्ड्स द नॉर्मल। इतनी ज्यादा इस पे मार्किंग क्राइटेरिया डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत आपने टर्न कराना है। एंड दिस इज हाउ द वेव विल एक्चुअली ट्रेवल फ्रॉम आफ्टर ट्रेवलिंग टू द shallower region। एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द रेज, वो मेक द वेव फ्रंट्स। तो आपकी जो वेव है इसके अगेन आपने वेव बना दी है, इसके अगेंस्ट आप जो है यहाँ पे रेज बना दीजिएगा। कोई भी 2-3 वेव्स आप इसमें ड्रॉ कर लेंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये आपको जो है मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आप जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेथड रहेगा। ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए रेस। ठीक है, मुझे हमेशा जो है इसको बनाना थोड़ा सा कोफ लगती है, बट येट अगेन बेहतर बन गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्राइटेरिया होता है। एक और बार देखते हैं। अब शैलो टू डीप जा रहे हैं। अगेन आपने स्टेटमेंट याद रखनी है RNAR की। कभी कभार एग्जामिनेशन में वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाप मांग लेता है, तो आपके पास नॉर्मल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और रे ऑफ रिफ्रैक्शन के दरमियान होता है, तो नॉर्मल आपके पास बना हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे भी आपके पास है, तो ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर परेशानी नहीं होएगा, मोरलेस ये ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास एग्जिस्ट करेगा। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये सॉरी this will be the angle of refraction. This was the normal, this is the refracted ray, this is going to be the angle of refraction। तो ये आपके पास एक आध मार्क का पूछ सकता है। अच्छा, अगेन सबसे पहली स्टेटमेंट रे की है, आपने एक स्ट्रेट बनाई रे, पहला काम हो गया। दूसरा आपने नॉर्मल बनाना है। मेक श्योर मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू हैव टू यूज अ रूलर। अंदाज़ा इसमें नहीं लगाना, अंदाजे पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, रूलर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसमें थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है एग्जामिनर की। आपने नॉर्मल बना दिया, सॉरी
नॉर्मल बनाने के बाद स्केल गायब कर देंगे, एंगल लेबल कर दो, ठीक है, वेल एंड गुड। थर्ड वर्क इज द एंगल, मैं एंगल लेबल कर देता हूँ आई, ठीक है जी। नाउ इट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम शैलो टू डीप, wavelength would increase, speed would increase, depth would increase and it would bend away from the normal. So what would happen is कि जो रे है ये एक्चुअली में what it was supposed to do, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि it was supposed to go straight but it would rather bend away from the normal. So इस तरीके से जब ये away from the normal जाएगी तो these waves would also go up like this, वो उसी रे की डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। एंड इंक्रीज वेवलेंथ भी आपको नज़र आ रही होगी कंपैरेटिवली। ये आपके पास जो है एक परफेक्ट डायग्राम हो गई। क्योंकि ये इमेजेस मैंने खुद एज अ लेक्चर समझाने के लिए बनाई थी तो इनमें 19-20 हो सकती, बट अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पासवर्ड के क्वेश्चंस डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में जब करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के रिव्यू होंगे और उसमें हम लोगों को बेहतर तौर पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। ये जो हमारे पास थर्ड डायग्राम है, 1 हो गई, 2 हो गई, इस थर्ड डायग्राम को भी देखिएगा, ठीक है। जिन जरिए आप बुक से पॉज इट, ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन फिर उसके बाद रिपीट कर लेते हैं। पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, वरना मैं फिर इसको मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। रनार है, पहली चीज़ हम लोगों ने रे बनानी थी, हम लोगों ने बना ली, ठीक है जी, स्ट्रेट रे बनाई है, ठीक है। दूसरा काम हम लोगों ने नॉर्मल बनाना था, नॉर्मल भी हम लोगों ने बना लेते हैं, ठीक है जी। स्केल से ही बनाएंगे, ये बात आपने बस याद रखनी है कि स्केल बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, ये नॉर्मल हम लोगों ने बना लिया, ठीक है जी। तीसरा काम हम लोगों ने करना था, हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस लेबल करना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों ने लेबल कर लिया। चौथा काम ये करना है, डीप टू शैलो, स्लो हो रही है, स्लो हो रही है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो स्लो हो रही होगी तो एक्चुअली में ये इसको जो है क्या, फिर से मैं फिर से समझाने के लिए, जाना कैसे चाहिए था, यूँ चाहिए था, नॉर्मल कहाँ है, यहाँ है, तो इट वुड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इसका जो है वे की डायरेक्शन इस तरफ बेंड हो जाएगी। आप अपनी वेव्स को भी सिमिलर डायरेक्शन में बेंड करवा दीजिएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आपकी वेव्स बेंड हो जाएंगी। तो आप कलर चेंज करते हैं, रेड पे लाते हैं, डॉटेड से आगे, ठीक है। तो ये आपके पास बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल में ये मैंने यहाँ पे 2 बनाई थी, ये 3 ही जो है वेव फ्रंट्स टच कर रहे थे बाउंड्री को, मैंने 3 ही बनाए हैं। कभी कभी एग्जामिनर में 3-4 होते हैं, तो ये इट वुड गो लाइक दिस एंड देन इट वुड बेंड अपवर्ड्स। तो ये आपके पास इस तरीके से इसकी डायग्राम क्रिएट हो जाती है। चाहो तो यहाँ पे भी 2-3 लाइंस और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू मेक इट मोर क्यूट। तो ये आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव थी, ठीक है। हमेशा मैंने आपको ये बात अभी इनिशियली भी एडजस्ट की थी कि डीप रीजन में वेवलेंथ ज़्यादा होगी एंड शैलो रीजन में वेवलेंथ कम होगी। इन द डीपर रीजन द वेवलेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर कंपेयर टू द शैलो रीजन। तो ये आप सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व कीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, दिस इज व्हाट आई हैव सीन किड्स स्ट्रगलिंग अ लॉट इन एंड होपफुली यू विल गेट इट। नेक्स्ट लेक्चर लास्ट में देखिएगा जब इसमें पासवर्ड करवाऊंगा। अभी इसी लेक्चर में हम लोग डायफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट, आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारे पास जो लास्ट टॉपिक इस सिलेबस का है दैट इज डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। माइंड माई वर्ड्स कि जब तक आप इसके बाद पास्ट पेपर्स की डिटेल रिकॉर्डिंग्स को नहीं देखते तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आपके क्वेश्चंस की आपको ग्रिप नहीं है। लेक्चर इज़ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ, बट अगेन पास्ट पेपर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर आपको जो है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। सो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, it is the spreading of wave when it passes through a straight slit or a narrow gap। क्या मतलब है इस बात का यार डायफ्रैक्शन का, कि it is the spreading of wave when it passes through a slit or over an edge, sorry, or a gap or an edge, whatever। Edge is a different thing, gap is a different thing। जब भी रिपल टैंक का टॉप व्यू देखिएगा, जब भी एक वेव किसी स्लिट या गैप, जिसे एक नैरो गैप कहते हैं, से पास करती है, देन यू वुड ऑब्जर्व इट टू बेंड एंड लाइक spread। This phenomenon of spreading of wave after passing through an obstruction or a narrow gap is known as diffraction। इधर भी वेव फ्रंट्स देख रहे हो आप डायफ्रैक्ट हो रहे हैं, इधर भी वेव फ्रंट्स डायफ्रैक्ट हो रहे हैं। इधर जो गैप है उसका साइज बहुत ज़्यादा है, इधर गैप का साइज कंपैरेटिवली बहुत कम है।
तो इस बात को याद रखिएगा, व्हेन एवर द वेव पास थ्रू अ स्मॉलर गैप, नैरोअर गैप, उनके डायफ्रैक्शन जो उनकी स्प्रेडिंग है वो ज़्यादा होती है, और जितना ज़्यादा गैप साइज इंक्रीज करेंगे उतना उसकी स्प्रेडिंग जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि नैरो गैप में स्प्रेडिंग इज मोर, सो एंड जितना ज़्यादा स्मॉलर गैप होगा वो जितना ज़्यादा गैप बड़ा होता जाएगा उतनी स्प्रेडिंग कम हो जाएगी। एक रूल ऑफ द थंब भी ये है कि जब जो स्लिट साइज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा वेवलेंथ के। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इधर ऑब्जर्व करो कि जो दोनों वेव्स हैं, वेव फ्रंट्स के बीच का जो गैप है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, और अगर ये जो स्लिट का साइज है ये भी फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसी सिचुएशन में जब स्लिट साइज और जो हमारे पास वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती हैं, तो उस सूरत में जो डायफ्रैक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, स्प्रेडिंग सबसे मैक्सिमम होती है। और इससे ज़्यादा अगर मैं वेव जो है इन दोनों का गैप स्लिट का बढ़ाता रहूँगा तो स्प्रेडिंग का जो रेशियो है वो भी कम होता जाएगा, डायफ्रैक्शन भी कम होती जाएगी। तो जितना जितना स्प्लिट साइज बढ़ाते जाएंगे तो वेवलेंथ जो होगी लेस डायफ्रैक्शन होती रहेगी। द स्लिट साइज, द मोर द स्लिट साइज कंपेयर टू द वेवलेंथ, लेसर द डायफ्रैक्शन। ये बात आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। ठीक है जी, दिस इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। इसके क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, एक मैं भी डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में, बाकी फ्यूचर में डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। अच्छा, लॉन्गर वेवलेंथ्स और शॉर्टर वेवलेंथ्स की यहाँ पे आपके पास डायफ्रैक्शन ऑफ एन एज भी दिखाई हुई है। ठीक है, अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करो कि हमारे पास जिन वेव्स के अंदर वेवलेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज से, वो इस तरीके से डायफ्रैक्ट होते हैं जब व्हेन दे हिट एन एज, कि किनारे को टच करते हैं तो दे बेंड एक सर्टेन रेशियो से, एंड देन दिस फिनोमेना इज बेसिकली अगेन नोन एज डायफ्रैक्शन। शॉर्ट वेवलेंथ में ये जो हमारे पास बेंडिंग होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, लॉन्गर वेवलेंथ में वो जो बेंडिंग है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो जितनी लॉन्ग वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा एज पे बेंडिंग ज़्यादा होगी, शॉर्ट वेवलेंथ पे डायफ्रैक्शन ऑफ एज कम हो जाती है। एंड दिस इज़ हाउ इट गोस। यहाँ पे आपके पास जो है ये बेसिकली डायफ्रैक्शन था, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन था, ये वाला भी देख लेते हैं कि फिगर 7.1 shows the surface of the water in the tank. Straight wave fronts are produced at the left hand end of the tank and travel towards the gap of the barrier. Curved wavefront travels away from the gap. Name the process that causes the wavefront to spread out away in the gap, and that process is known as diffraction. तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई। Suggest a cause of the reduced spacing of wavefronts to the right of the barrier. वेरी गुड क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक कॉज सजेस्ट करो। सजेस्ट का मतलब है अपने जहन से कि यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है जी, एंड देन यहाँ पे वेवलेंथ कम क्यों हुई। तो वेवलेंथ कम होने की वजह हो सकती है कि ये रीजन क्या हो, शैलो हो। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी राइट साइड इज अ शैलो रीजन, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि शैलोअर रीजन में वेवलेंथ कम हो जाती है, डीप रीजन में वेवलेंथ बढ़ जाती है। स्टेट हाउ द पैटर्न ऑफ द वेव फ्रंट्स टू द राइट ऑफ द बैरियर चेंजेस व्हेन द गैप इज मेड नैरोअर। जब गैप और नैरो करूंगा तो क्या होगा, तो याद रखिएगा नैरो गैप करने से डायफ्रैक्शन बढ़ जाएगी, सो डायफ्रैक्शन वुड इंक्रीज, मोर स्प्रेडिंग डेफिनेटली। तो ये आपके पास जो है ये हमारे पास एक डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन था। कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग डायफ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, फिर पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, कुछ रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं इसी आपकी पीडीएफ में। ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। आज की जो लेक्चर है उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन एंड वी कंप्लीटेड दैट। सो होपफुली आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।